तो पॉइंट सोर्स जो होगा उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसे यहाँ पे हम स्फेयर ड्रॉ करें, ये पॉइंट सोर्स से स्फेयर ड्रॉ करें इस तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि वेव में क्या ट्रांसमिट होता है। वेव एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसमिट करता है? एनर्जी। एनर्जी एनर्जी एनर्जी। तो वेव जैसे मान लो यहाँ इस तरीके से अगर वेव लेते हैं हर एक डायरेक्शन में मूव करता हुआ, इस तरीके से, तो यहाँ ट्रांसमिट होगा एनर्जी। एनर्जी कह लो या कह लो, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? पावर। ठीक है। एंड पावर पर यूनिट एरिया। पावर, देखो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म तुम्हें पता होना चाहिए कि एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर। ठीक है। एंड ये जो वेव है वो किससे टकराएगा? ये वेव जैसे मान लो लाइट का सोर्स यहाँ से लाइट वेव फ्रंट जनरेट कर रहा है, तो जब ये वेव फ्रंट काफी दूर जाएगा, जैसे मान लो हम यहीं पे खड़े हैं, ये एक पॉइंट सोर्स हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक बल्ब होगा, यहाँ पे बल्ब होगा, तो ये मान लो मेरे पूरे शरीर से टकराएगा, ये वेव फ्रंट मेरे पूरे शरीर से टकराएगा। तो ये मेरे पूरे शरीर से टकराता है तो मेरा पूरा शरीर का जो सरफेस एरिया है उससे ये वेव फ्रंट जाकर टकराएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी। यहाँ पे एक चीज डिफाइन करते हैं, वेव इंटेंसिटी। तो वेव इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होता है? ये होता है पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया, या इसको हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है। ये पता है कि नहीं पता इंटेंसिटी के बारे में? ये हम उतने डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, ये सब उतने डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ वेव थ्योरी में तुम्हें पढ़ना था और आई थिंक बताया गया होगा ये। तो इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी को आई से, जैसे मान लो हम अगर बोले कि यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगा हुआ, यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, तो 100 वाट का मतलब क्या हुआ? 100 वाट का मतलब क्या हुआ? 100 जूल इन 1 सेकंड। मतलब ये जो है, ये जो एनर्जी का सोर्स होगा, ये 100 जूल एक सेकंड में इसके आसपास का जो भी इलाका है उस इलाके में क्या कर रहा होगा? प्रोजेक्ट कर रहा होगा, फेंक रहा होगा, ट्रांसमिट कर रहा होगा ये। तो जैसे मान लो एक सेकंड में जो 100 जूल चला, 100 जूल वेव चला, 100 जूल एनर्जी चली, वो एक सेकंड में यहाँ पहुंच गई, अगले सेकंड में यहाँ पहुंच गई, फिर अगले सेकंड में यहाँ पहुंच गई। तो वो पूरा का पूरा एनर्जी इस पूरे स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? कि नहीं? वो पूरा का पूरा एनर्जी एक जगह कंसंट्रेटेड होगा या फिर पूरा फैला होगा पूरे स्पेस में? फैला होगा। अच्छा, तो मान लो हम यहाँ पे सरफेस 1 लेते हैं, सरफेस 2 लेते हैं और सरफेस 3 लेते हैं, तो किस सरफेस में ज्यादा एनर्जी होगी? सरफेस 1 में ज्यादा एनर्जी होगी, सरफेस 2 में ज्यादा एनर्जी होगी, कि सरफेस 3 में ज्यादा एनर्जी होगी? सरफेस 1 में। ध्यान से बताओ सब लोग सोच के, एनर्जी किस में सबसे अधिक होगी? सरफेस 1 में, सरफेस 2 में, सरफेस 3 में? 3 में। एनर्जी 1, एनर्जी 2, एनर्जी 3 सब में सेम होगी। क्या होगा? सेम, ग्रेटर, इक्वल? 3 में ज्यादा होगी। 3 में कैसे होगी? तो सब में इक्वल होगा। सब में इक्वल होगा ना। अरे क्या बोले हैं? जैसे मान लो यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये 100 जूल एनर्जी है, ये पॉइंट क्या है? 100 जूल एनर्जी है। एक सेकेंड के बाद ये एनर्जी पूरे इलाके में फैल गया इस स्फीयर के फॉर्म में, फिर उसके अगले सेकेंड में ये स्फीयर ग्रो करके ऐसे हो गया, फिर उसके अगले सेकेंड में ये स्फीयर ग्रो करके ऐसे हो गया, कि नहीं? तो हर एक सेकेंड में ये जो एनर्जी फैल रहा है, तो हर एक सरफेस पे एनर्जी तो सेम ही होगा ना।
कि नहीं? यस सर। अच्छा, अगर इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी I1 है, यहाँ इंटेंसिटी I2 है और यहाँ इंटेंसिटी I3 है, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? I1 I1 की। क्यों? अब इंटेंसिटी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी देखा जाता है, देखो एनर्जी मतलब हुआ कि पूरे सरफेस पे कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो यहाँ सरफेस जो है छोटा है, ये सरफेस छोटा है, ये सरफेस बड़ा है और ये सरफेस से उससे बड़ा है। इस सरफेस पे 100 जूल एनर्जी है, इस सरफेस पे भी 100 जूल एनर्जी है और इस सरफेस पे भी कितना है? 100 जूल एनर्जी है। और इंटेंसिटी डिफाइन होता है, इंटेंसिटी डिफाइन होता है और ये हर एक और यहाँ पे अगर लाइट सोर्स जल रहा है, लाइट का सोर्स है, तो ये ऐसा नहीं कि एक बार मिला और खत्म हो गया, ये हर एक सेकेंड कंटिन्यूअसली इसको क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब हर एक सेकेंड पे यहाँ पे तुम्हें 100 जूल एनर्जी मिली जाएगी, हर एक सेकेंड पे यहाँ 100 जूल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं इस पूरे सरफेस पे और इस पूरे सरफेस के एक यूनिट एरिया को ले लूं, जैसे यहाँ इस सरफेस का एक यूनिट एरिया लिया जाए और इस सरफेस का एक यूनिट एरिया लिया जाए, तो उस पे दोनों पे एनर्जी का क्या होगा? कम होगा। इसमें बाहर वाले में कम होगा और अंदर वाले में ज्यादा होगा, क्योंकि यही 100 जूल यहाँ कम सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और यही 100 जूल इसमें ज्यादा सरफेस पे, यही 100 जूल इसमें और ज्यादा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ एनर्जी का सोर्स है, यहाँ वेव का सोर्स है जो 100 वाट का सोर्स है, मतलब ये है 100 जूल पर सेकेंड, तो इसके किसी भी पॉइंट पे, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम एनर्जी की बात करेंगे या किसी भी, तो एनर्जी हमें सेम मिलेगा कि अलग अलग? सेम मिलेगा। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूंगा तो इंटेंसिटी सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। जैसे जैसे हम सोर्स से दूर चलते चले जाएंगे, इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम होती जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। अब जैसे पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी किस रेट से डिक्रीज होगी? जैसे मान लो ये एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है और इससे r दूरी पे जाके मैं इसका निकालना चाह रहा हूं कि इंटेंसिटी जो है वो कैसे डिक्रीज हो रहा है। कैसे निकालेंगे? जैसे जैसे उसका डिस्टेंस दूर होगा वैसे। तो कैसे? उसके मतलब कि स्क्वायर के, क्यूब के या फिर पावर 1 के हिसाब से डिक्रीज होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे? 1/r²। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे मैं अलग अलग स्पेयर्स लेता हूँ। यहाँ पे अगर एक स्पेयर ये ले लिया, एक स्पेयर ये ले लिया, इस तरीके से ले लिया, एक इस तरीके से हमने ले लिया, तो इस पे भी, ये सरफेस 1 पे भी एक सेकेंड में कितनी? मान लो ये 100 जूल पर सेकेंड कर रहा है, तो इसको एक सेकेंड में कितना? 100 जूल इसको ही मिलेगा और इसको भी एक सेकेंड में कितना मिलेगा? 100 जूल मिलेगा नहीं मिलेगा? सरफेस 2 को मिलेगा। यहाँ की इंटेंसिटी अगर I1 लेते हैं और यहाँ की इंटेंसिटी I2 लेते हैं, तो I1 क्या बोलोगे? I1 कितना हो जाएगा? ये होगा 100 जूल इंटू 1 सेकेंड इंटू एरिया। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये सरफेस जो है स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr²। 100 जूल 1 सेकेंड इंटू 4 पाई, मान लो यहाँ से इसकी रेडियस r1 है तो 4 पाई r1 स्क्वायर मिलेगी नहीं मिलेगी? उसी तरह I2 जो लिखेंगे वो लिखेंगे 100 जूल इंटू 1 सेकेंड इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? r2। अब चूंकि यहाँ क्लियरली देखने से लग रहा है कि r2 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? r1 हो जाएगा, तो 1 बाई r2 स्मॉलर देन 1 बाई r1 हो जाएगा और स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे इंटेंसिटी 2 स्मॉलर देन इंटेंसिटी 1 हो जाएगा। और इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी जो होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r स्क्वायर हो जाता है। ये सब नहीं बताया गया था क्या वेब थ्योरी में? बताया गया था सर। तो फिर ये सब याद होना चाहिए ना। यहाँ पे अगर ये सब बताएंगे तो फिर तो चैप्टर काफी लंबा खिंच जाएगा। तो जैसे मैंने इंटेंसिटी बताया तो उसमें याद होना चाहिए यहाँ पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी ऐसे वेरी करती है, लाइन सोर्स की कैसे वेरी करती है। मान लो कोई लाइन सोर्स है, ये लाइन सोर्स है और यहाँ से r दूरी पे अगर मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी देखना है, यहाँ से r दूरी पे इंटेंसिटी देखना है, तो यहाँ इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे?
1/r² ही होगा। 1/r² कैसे होगा? अब यहाँ से कैसा वेव निकलता है? यहाँ से सिलेंड्रिकल वेव 1/r निकलता है कि नहीं? यहाँ से सिलेंड्रिकल वेव निकलता है कि निकलता है? यस R से होगा। यार हो जाएगा ना, यहाँ से निकलता है Yes, सिलेंड्रिकल sir, वेव, R यहाँ से निकलता है सिलेंड्रिकल वेव। देखो ध्यान से, बोलते हो कि जल्दी भी खत्म करवाइए और पीछे की चीज पता भी ना हो, तो फिर कैसे होगा? अगर इस तरीके से हम यहाँ सिलेंडर कर दें इकट्ठा बहुत सारे, अब ये क्या है? ये मान लो ई एनर्जी पर मिनट टाइम एमिट कर रहा है। तो यहाँ जो पावर कहेंगे तो क्या कहेंगे? E अपॉन टी कहेंगे। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी पावर अपॉन एरिया। पावर तो कांस्टेंट होगा, पावर यहाँ कांस्टेंट होगा, तो ये डिपेंड किस पे करेगा? एरिया पे। तो इस सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा? जो यहाँ से निकलेगी ये एनर्जी, सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा? तो क्या ये 2πr/h होगा कि नहीं होगा? यस सर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पावर अपॉन 2πr/h। ओके, अब जो भी सिलेंडर लेंगे सबका हाइट सेम होगा कि नहीं होगा? जो भी हम सिलेंडर लेंगे वो लाइन सोर्स के हाइट के हिसाब से हो जाएगा। मतलब इसमें P कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट और h कांस्टेंट, तो I प्रोपोर्शनल टू कितना? 1/r के हो जाएगा। Yes, sir. कहने का मतलब देखो, ये सब रियल लाइफ में अगर कहो, कहने का मतलब क्या है? अगर तुम्हारे सामने एक बल्ब जल रहा है, और उससे पूछे कि उससे r दूरी पे, r जो है ये बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा दूर ना होने का मतलब सेंस क्या है? कि जब तुम इसके सामने खड़े हो तो तुम्हें वेव फ्रंट जो है कैसा दिखे? प्लेन न दिखे, कैसा दिखे? स्फेरिकल वेव फ्रंट या कर्व वेव फ्रंट दिखे या स्फेरिकल वेव फ्रंट दिखे, तो फिर तुम्हें वहां पे उस हिसाब से r लेना है। तो अब यहाँ पे इंटेंसिटी बोलेगा कैसे वेरी कर रहा है? तो वेरी कर रहा है 1/r²। अब यहीं पे ट्यूबलाइट जल रहा, बल्ब न जल के ट्यूबलाइट जल रहा हो और उससे r दूरी पे पूछेगा, कि इंटेंसिटी कैसे ड्रॉप करेगी? वो कैसे ड्रॉप करेगी? 1/r ड्रॉप करेगी। तो किसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगी? पॉइंट वाले सोर्स में कि ट्यूबलाइट में? ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट में होगी ना, देख सकते हो ना, वो मैथमेटिकली भी दिख रहा है। यहाँ पे r² के हिसाब से ड्रॉप कर रहा है, यहाँ r के हिसाब से ड्रॉप कर रहा है। तो तुमने देखा होगा कि लाइट सोर्स से अगर नजदीक रहते हो और लाइट सोर्स है और उससे अगर धीरे धीरे दूर जाते हो तो इंटेंसिटी में ड्रॉप ज्यादा आता है। लेकिन वही तुम काफी दूर चले गए, काफी दूर एक बल्ब जल रहा है और उससे तुम काफी दूर हो, तो वहां पे अगर दो पॉइंट के बीच में कंपेयर करते हो तो वहां इंटेंसिटी में कोई अच्छा खासा ड्रॉप मिलता है कि मतलब सेम ही लगता है हर पॉइंट पे? थोड़ा दूर जाने पे नहीं। जैसे कि मान लो बहुत दूर पे एक लैंप जल रहा है, जैसे कि स्ट्रीट लैंप है, बहुत दूर पे जल रहा है और तुम उससे काफी दूर खड़े हो और वहां तक लाइट की रोशनी आ रही है, तो वहां पे मान लो A पॉइंट ले लिया और वहां पे B पॉइंट ले लिया, इंटेंसिटी एट पॉइंट A एंड इंटेंसिटी एट पॉइंट B ये अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, जिसमें डिफरेंस नजर आएगा? सेम ही होगा। सेम होगा ना। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब यहाँ से वेव फ्रंट काफी दूर, जैसे यहाँ पे हम सिलेंडर लेंगे तो ये नजर आएगा, जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ जो हमको सिलेंडर दिखेगा वो पूरा का पूरा सिलेंडर नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? वो उसका हमको कुछ पार्ट दिखेगा और यहाँ पे इंटेंसिटी इतनी ऑलरेडी कम हो चुकी होगी कि अब इसके मैं कुछ आसपास के पॉइंट लेता हूँ और उसमें इंटेंसिटी के कंपैरिजन करता हूँ, तो मुझे इंटेंसिटी में कोई खास फर्क डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल याद रखना है, हर एक वेव के सोर्स के लिए होता है, चाहे वो साउंड का वेव सोर्स हो, चाहे लाइट का वेव सोर्स हो या स्प्रिंग वेव सोर्स हो। हर एक वेव सोर्स के लिए अगर पॉइंट सोर्स है तो उसमें इंटेंसिटी जो है 1/r² के हिसाब से ड्रॉप करती है। अगर वो लाइन सोर्स है और पॉइंट सोर्स, अगर वो लाइन सोर्स है तो 1/r के हिसाब से ड्रॉप करेगी। और अगर वो प्लेनर वेव फ्रंट है, मतलब वही सोर्स को काफी दूर से देखा जाए, तो इंटेंसिटी जो है वो r के इंडिपेंडेंट हो जाती है। मतलब इंटेंसिटी थ्रू आउट क्या माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। तो सन से जो यहाँ पे लाइट रेज आती है, अर्थ पे आती है, तो उसकी इंटेंसिटी हम अलग अलग पॉइंट पे अलग लेते हैं कि थ्रू आउट कांस्टेंट मानते हैं? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट मानते हैं?
क्योंकि वो क्योंकि वो सोर्स बहुत से दूर इतना अधिक दूर है, सोर्स से इतना अधिक दूर है कि इंटेंसिटी में जितना भी ड्रॉप होना है हो चुका है, वो थ्रू आउट अर्थ सरफेस क्या नजर आएगा, सेम ही नजर आएगा। ये बातें क्लियर है? यस तो यही सारी बातें लिख लेना है। तो हम कहाँ लिखा रहे थे, हम किसके लिए लिखा रहे थे, हम लिखा रहे थे पॉइंट सोर्स के लिए। तो पॉइंट सोर्स के लिए क्या लिखा रहे थे, कहाँ तक लिखे थे पॉइंट सोर्स में? फॉर पॉइंट सोर्स इन होमोजेनियस मीडियम स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, लिख लिए थे। यस सर। हाँ, तो फिर आगे उसी में लिखोगे कि ऑल्सो पॉइंट सोर्स के इसमें लिखोगे कि इंटेंसिटी जो होगा पॉइंट सोर्स के लिए प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस ले लोगे, रेडियस का स्क्वायर, किसका, जो स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर, या फिर I प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। ये पॉइंट सोर्स का हो जाएगा। नेक्स्ट लिखोगे फॉर लाइन सोर्स, फॉर अ लीनियर सोर्स, फॉर अ लीनियर सोर्स किसका, ऑफ लाइट या वेव, जो भी होगा, जो भी वेव का सोर्स होगा, ऑफ लाइट और लीनियर सोर्स, द वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल एंड इस केस में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r हो जाएगा। इस तरीके से मान लो हमने लीनियर सोर्स ले लिया, अब यहां से हम क्या बना देंगे, ऐसे करके सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना देंगे, इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना देंगे, और r जो हो जाएगा यहीं से ये r हो जाएगा। आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा, मैं इस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें वेव थ्योरी में बताया गया होगा काफी डिटेल में। यस सर, आ गया समझ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यही जो चीजें हैं जब काफी दूर से देखी जाएगी तो वही चीजें जब काफी दूर से देखी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा प्लेनर वेव फ्रंट, और प्लेनर वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है। यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। ये लिखेंगे आगे, a small part of spherical or cylindrical wave front from a distant source will appear plane and corresponding and a small part of spherical and cylindrical wave front from distant source will appear plane and its wave front, and it is called planar wave front. Planar wave front, इस तरीके से हम प्लेनर वेव फ्रंट दिखा देंगे पैरेलल प्लेन के फॉर्म में, और लाइट रे जो होगा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से दिखा दोगे। तो प्लेनर वेव फ्रंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो लाइट रे चली जाएगी वो क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। तो ये इस बात को भी जस्टिफाई करता है कि सोर्स क्या है, पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां से आता है, सोर्स एट इन्फिनिटी से आता है कि नहीं आता है, इन्फिनिटी से। प्लेनर वेव फ्रंट के लिए सोर्स क्या हो जाएगा, सोर्स एट इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे सोर्स जो हो जाएगा एट इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इंटेंसिटी जो हो जाएगा प्लेनर वेव फ्रंट का ये प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0 हो जाएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो उस कांस्टेंट हो जाएगा वेव फ्रंट के लिए।
मतलब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट 1 चूज करूँ, यहाँ पॉइंट 2 चूज करूँ, यहाँ पॉइंट 3 चूज करूँ, और यहाँ की इंटेंसिटी अगर I1 है, यहाँ I2 है और यहाँ I3 है, तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 ही हो जाएगा। यस सर। समझ में आया? ये वेव फ्रंट के बारे में हल्की सी जानकारी इसमें दे दी गई है। डिटेल तुम्हें वेव थ्योरी में इसको जानना है, और इसको कैसे ये इंटेंसिटी कैसे ये आता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड की अगर बात करें, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है? एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में, ये इंटेंसिटी हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी सर कैसे प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, लीनियरली होता है या कुछ पावर ओवर होता है? बोलो। हर्ट्ज के नाम से एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी। स्क्वायर होता है। ओके। अच्छा, ये हर्ट्ज के नाम से दो कौन कौन है? एक ओरिजिनल हर्ट्ज कौन है बताओ भाई, और डुप्लीकेट हर्ट्ज कौन है? सर ये मेरा है फर्स्ट वर्जन। तुम्हारा है? ओके, चलो इसको तो हट गया, नहीं हटा है। ओके चलो। हाँ, तो अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो इंटेंसिटी कैसे प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यस सर। नहीं, तो यहां पे अगर पॉइंट सोर्स के लिए, अगर पॉइंट सोर्स की बात की जाए, और पॉइंट सोर्स की अगर बात की जाए, तो वहां एम्पलीट्यूड कैसे प्रोपोर्शनल होगा आर के? पॉइंट सोर्स की बात की जाए तो एम्पलीट्यूड कैसे प्रोपोर्शनल होगा? देखो, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल 1/r का पावर 4 हो हो जाएगा। जाएगा ना, ये 1/r हो जाएगा पॉइंट सोर्स के लिए। और लाइन सोर्स के लिए क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड? लाइन सोर्स के लिए एम्पलीट्यूड 1/√r हो जाएगा। ठीक है। एंड यस सर। प्लेनर वेव फ्रंट के लिए क्या हो जाएगा? वेव फ्रंट के लिए ये जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू r0 हो जाएगा। तो प्लेनर वेव फ्रंट पे इंटेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो कई बार तुमको ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तुमको इसमें से इक्वेशन दिया है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, y इक्वल टू a by रूट r sin ओमेगा t माइनस kx, एंड y इक्वल टू a by r sin ओमेगा t माइनस kx। तो ये किसका वेव इक्वेशन होगा, और ये किसका होगा, और ये किसका होगा? ये होगा किसके लिए? ये होगा प्लेन वेव फ्रंट के लिए। प्लेन वेव प्लेन फ्रंट के लिए। के लिए हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? नीचे वाली लाइन। ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए। ये हो जाएगा यस सर। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए, और ये हो जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए, या कॉरस्पॉन्डिंगली कर लो तो ये जो भी सोर्स होगा उससे काफी दूर के लिए हो जाएगी, और ये होगा लाइन सोर्स के नजदीक के लिए, और ये होगा पॉइंट सोर्स के नजदीक के लिए। इक्वेशन हो जाएगा वेव इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा? यस सर। तो वेव फ्रंट और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है इतना ही है। अब इस पे देखो, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन तुम्हें आएगा। प्रीवियस कर दे पेज। यस सर।
इससे ही पहले Yes. नो से यही चाहिए। अच्छा यस से हो गया। हो गया। अब इस पे देखो कुछ क्वेश्चन, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिनको हर जगह पूछे जाते हैं। जैसे मान लो एक प्लेनर वेव फ्रंट कहीं से आ रहा है, एक प्लेनर वेव फ्रंट कहीं से आ रहा है और वो लेंस से टकराया, वो लेंस से टकराया, तो टकराने के बाद इस आके टकराया यहाँ पे, तो टकराने के बाद जो वेव फ्रंट जनरेट होगा उसका शेप कैसा होगा तुम्हें बताना है। इस लेंस से टकराया या फिर वेव फ्रंट यहाँ आ रहा है, इस लेंस से टकराया, या वेव फ्रंट यहाँ आ रहा है, इस मिरर से टकराया, या वेव फ्रंट यहाँ आ रहा है, इस मिरर से टकराया, तो टकराने के बाद जो वेव फ्रंट जनरेट होगा वो कैसा होगा ये बताना है। चलो जल्दी से सोच के बताओ। तो एक बार फिर से बोल दीजिएगा क्वेश्चन। हेलो, फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। तो एक बार फिर से बोल दीजिए ना क्वेश्चन। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन हम फिर से लिखते ही हैं। क्वेश्चन है कि एक लेंस है, मान लो ये मैंने लेंस लिया है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है, और इससे एक वेव फ्रंट आके टकराया है, टकराया है, एक प्लेनर वेव फ्रंट आके टकराया है। तो वेव फ्रंट क्या होगा, वो तो एनर्जी होगी ना, तो ये एनर्जी जब इस लेंस को पास करके बाहर निकलेगा, इस साइड आएगा, तो उसका शेप कैसा होगा? तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाओगे? ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में और कंपटीशन में भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाओगे? डिस्क। डिस्क उसमें होगा, इसका ट्रिक बताते हैं, बहुत आसान ट्रिक है इसका। वेव फ्रंट पे रेज कैसे होता है? वेव फ्रंट जो है उस पे रेज कैसे होगा? उसके परपेंडिकुलर होगा कि पैरेलल नहीं? होता है। हाँ, तो मतलब ये उस तो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा ना, तो क्या करो, इससे कुछ रेज ले लो। यस इससे जो रेज ड्रॉ करोगे वो रेज ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अच्छा, ये रेज जो है आफ्टर इंसिडेंट ऑन लेंस, ये आगे कैसे बढ़ेगा? ये रेज कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा, या ऐसे निकल जाएगा? कन्वर्जिंग। कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज होगा ना, तो ये इस तरीके से एक पॉइंट पे आगे कन्वर्ज होगा, ये इस तरीके से आगे कन्वर्ज होगा। अब हम जानते हैं कि रेज जो होता है वो वेव फ्रंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? रेज जो है वो वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? यस से होता है। तो तुम्हें Yes, यहाँ पे ऐसे इमेज को ड्रॉ करना है जो कि जितने भी रेज हैं उस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या करोगे, इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के स्फेरिकल होगा। इस तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ कर दोगे नहीं कर दोगे? यस सर। तो ये हो जाएगा लेंस से पास करने के बाद वेव फ्रंट। ये चीज समझ में आया? यस सर। यस सर। और पूछे कि ऐसा ये क्यों हो गया, ये स्फेरिकल ऐसा क्यों हो गया, तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। और नहीं, ये तो जुगाड़ मेथड है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये इसका जवाब नहीं होगा। जवाब इसका ये होगा, देखो वेव फ्रंट की स्पीड क्या होती है, जो वेव की स्पीड होती है, अभी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी ना। देखो जब वेव फ्रंट यहाँ आएगा, जैसे मान लो वेव फ्रंट यहाँ आके टकराया, इस पोर्शन पे आके टकराया, यहाँ पे आके टकराया, तो देखो वेव फ्रंट का ये वाला पोर्शन तो पहले टकरा जाएगा, और ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, बाद में टकराएगा कि नहीं टकराएगा? यस सर। और इस वाले पोर्शन को इस मीडियम में ज्यादा दूर चलना पड़ेगा, और जैसे जैसे ग्रेजुअली हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, वो मीडियम जो है, जो अनदर मीडियम है, उसकी जो थिकनेस है कम होती जाएगी नहीं, कम होती जाएगी? यस सर होगी कम। तो इस मीडियम में, जैसे कि
मान लो ये एयर का मीडियम है और ये कौन सा है, ग्लास मीडियम है, तो एयर रेयर मीडियम होगा और ये डेंसर मीडियम होगा। इस मीडियम में वेव की रफ्तार कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बीच वाले से। बीच वाले से, बीच वाले पोर्शन से। यस सर, होगी, कम तो होगी। जितना दूर सबसे अधिक चलेगा वहां पे वो स्लोली निकलेगा और जो कम चलेगा वो फास्टली निकल जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये लेट से निकलेगा और ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, जल्दी निकल जाएगा। तो जल्दी निकल जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा और पीछे रह जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? यस सर, आया। तो इस तो तरीके से पीछे क्या रहता है? और जैसे मान लो यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे लेंस है, तो जो लाइट रे यहाँ इंसिडेंट किया वो और जो लाइट रे इंसिडेंट किया वो, दोनों को यहाँ पे इस मीडियम में सेम टाइम में ही रहेगा कि ये ज्यादा देर रहेगा और ये कम देर रहेगा? बीच वाला ज्यादा देर रहेगा। ज्यादा रहेगा ना। तो इस मीडियम में लाइट की रफ्तार कम हो जाएगी, तो इसको निकलने में यहाँ ज्यादा समय लगेगा और इसको यहाँ इस एरिया को पार करने में कम समय लगेगा कि नहीं लगेगा? ये जो पूरा लेंथ है, ये पूरा का पूरा लेंथ है, इसको पार करने में कम समय लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर, लग गया। ऊपर वाले को और कम समय लगेगा कि नहीं? अगर यस मैं सर। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस की बात करूं, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करूं, ये तो पूरा का पूरा उस मीडियम में गुजारेगा तो इसको ज्यादा समय लगेगा। ये उस मीडियम में इतना ही समय गुजारेगा तो ये जल्दी निकल जाएगा, ये और कम समय गुजारेगा और जल्दी निकल जाएगा। देखो, जब ये यहाँ पे रहेगा, मान लो लाइट को तुम एक आदमी से कंपेयर कर देते हो, ये आदमी जब यहाँ रहेगा, ये वाला इससे थोड़ा आगे रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, होगा। ये वाला उससे और आगे रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सर, सब कुछ ज्वाइन है करेंगे ना? तो। तो इसी तरह से बाकी रहेगा और सबको जब ज्वाइन करोगे तो इस तरह से सेव नहीं हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछता है तो उसका आसान जुगाड़ तरीका यही है कि तुम रेंज तो आता ही कैसे कन्वर्ट कर रहा है, कैसे डाइवर्ट उसको ड्रॉ कर लो और उस रेंज पे क्या कर लो, वेव फ्रंट हर एक रेंज पे पॉइंट पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसको ड्रॉ कर लो। क्लियर है ये? यस सर, क्लियर। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है और उस पे आके वेव फ्रंट स्ट्राइक कर रहा है। तो ये जब बाहर निकलेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा ना, तो रिफ्रैक्शन होकर जब बाहर निकलेगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा, ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकेंड वाला। सेकंड वाला। सेकेंड वाला सर। सेकंड वाला ना? फर्स्ट, कैसे? हाँ सेकंड। देखो कैसे यहाँ करोगे, तो यहाँ से फिर रेज ले लोगे, इस तरीके से रेज लोगे। अब इस लेंस से रेज सीधे निकलता है या डाइवर्ज होता है? ये डाइवर्जिंग है ना कि नहीं? डाइवर्ट हुआ सर। यस सर। तो ये वेव फ्रंट ऐसे आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? बोलो। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में, ये लेंस तुमको दे दिया, जैसे ये लेंस दे दिया इस तरीके से, बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड μ2 स्मॉलर देन μ1। अब यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ये प्लेन वेव फ्रंट जब इससे बाहर निकलेगा तो कैसा निकलेगा? ये वाला, ये वाला, मतलब फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। सर फर्स्ट। फर्स्ट हो जाएगा इसका। क्यों? अच्छा हाँ, म्यू2 कम है, म्यू2 रेयर है तो कम है, डाइवर्स। हाँ, तो ये यहाँ पे जब बाहर का मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, तो ये अब इस तरीके से कन्वर्ट करने लगेगा ये, तो वेव फ्रंट जो है ऐसा हो जाएगा।
तो फर्स्ट वाला होगा, सॉरी फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला इसमें? म्यूटू हाँ ये हो गया, ये सही बोले, ऐसे हो जाएगा। सेकेंड वाला है। सेकंड होगा, सेकंड होगा। सर म्यूटू कम है तो उसको तो और नॉर्मल से दूर जाना चाहिए था ना। म्यूटू कम है तो उसको तो नॉर्मल से दूर रिऑप्टिक देखे नहीं है पूरा? नहीं, अभी पूरा नहीं देखे। देख लो पहले उसके बाद। चलो इसमें होता क्या है कि लेंस, अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना, इसको तुम कौन सा लेंस बोलते हो? ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये क्या होता है, कॉन्केव होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, लेकिन तब जब बाहर का मीडियम क्या हो, एयर, यहाँ भी क्या हो, एयर। और इसका क्या है, ग्लास है। अंदर का मीडियम जो है, अगर अंदर का मीडियम जो है डेंसिटी, ये डेंसर है और एरर है, उस केस में कन्वर्जिंग होता है और उस केस में डाइवर्जिंग होता है। लेकिन अगर मीडियम चेंज हो जाए तो ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं रहता है, उसमें हमको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा कि क्या होगा, ये कन्वर्ट करेगा डाइवर्ट करेगा। अगर मान लो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का है, ये μ2, उतना ही बाहर वाले मीडियम का हो जाए। जैसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये μ2 है और ये μ1 है, एंड μ1 इक्वल टू μ2 है। तो ये कैसे निकलेगा? इस तरीके से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, या फिर प्लेन में ही निकलेगा? ये प्लेट में ही निकलेगा, है ना, प्लेन में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे μ1 μ2 जब सेम है तो मीडियम क्या हो गया, मीडियम सेम ही हो गया ना। दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है तो मीडियम सेम हो गया। तो यहाँ पे जो रे आएगा उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगा, रेज ऐसे ही निकल जाएगा। तो प्लेन वेव फ्रंट इससे प्लेन में निकल जाएगा। कई बातें समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। इसका टाइम भी खत्म हुआ। अच्छा, आज केमिस्ट्री क्लास है कि नहीं है? नो सर, संडे नहीं है, तो आज मॉडर्न फिजिक्स करना है। यस सर। क्या टाइमिंग? 9 बजे। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में लॉग इन करो, तुम टाइम का डिस्कस कर लें। नेक्स्ट सेशन में लॉग इन कर लो, टाइम का डिस्कस कर लेते हैं।